आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के डिमांड पर ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स लेकर के आए हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा कंपाइल किया गया 45 पेजेस में। और ये सारे नोट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक को रखा गया है। अगर आप नोट्स को देखेंगे तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वही सब टॉपिक को इसमें डाला गया है और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में डाला गया है। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका कटअप को बढ़ाने वाली वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये हमारे इसके टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी तक जितना आप मार्क्स गेन कर रहे थे, ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। क्योंकि इस टाइप से डिजाइन ही किया गया है इस क्लास को कि ये आपको दिमाग में हिट करेगा। क्योंकि एग्जाम अब आपका बहुत ही नज़दीक है, और जब एग्जाम नज़दीक होता है तो जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो सीधा वो आपके दिमाग में जाके हिट करता है। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। हर एक चीज़ को इसमें ऐड किया गया है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जितने भी एक्ट आए थे, कब आया था, इस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके बाद आपका जितने भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा थ्योरी दिया गया, उन सारे थ्योरी को क्या कीवर्ड है उन थ्योरी से, जहाँ से आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है टायर 1 का। साथ ही बहुत कोई का ये डाउट रहेगा कि पीडीएफ को लेकर के, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो ये पीडीएफ को एक तो आईसीटी नोट्स के साथ हम इसको मर्ज कर दिए हैं। दूसरा कि इस पीडीएफ को अगर कोई चाहता है कि आईसीटी वाला नोट्स वो ना ले, तो इस पीडीएफ को अलग से आप एप्लीकेशन में जाइएगा तो एक असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा। तो उस असाइनमेंट सेक्शन से भी इस पीडीएफ को आप बहुत ही मिनिमल एक टोकन अमाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे किया जाता है इसीलिए क्योंकि एक एप्लीकेशन रन करना होता है, एक टीम रन करना होता है, और इतना चीज़ें बनाने के लिए एक थोड़ा तो अमाउंट चाहिए होता है ताकि सस्टेन करने के लिए। इसको आप अदरवाइज नेगेटिव मत लीजिएगा, ये कुछ नेगेटिव नहीं है, सब ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक टॉपिक पर। अब हम लोग अगर देखें एनईपी 2020, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। पहला तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। पहले कौन सा स्ट्रक्चर था? पहले 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था। कौन सा? ओल्ड था, 10+2 स्ट्रक्चर था। अब कौन सा स्ट्रक्चर है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? 5+3+3+4। इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका पहला है 5 का, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। इसमें टोटल 5 साल क्लास प्री स्कूल तो आपका क्लास 2 तक इसमें इंक्लूड है। सेकेंड स्टेज है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल का है, और इसमें आपका क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का आपका इंक्लूड है। अब हम लोग अगर बात करें तीसरा स्टेज का, तीसरा स्टेज आपका हो गया मिडिल, जो कि 3 साल का है, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक है। फिर आपका आता है सेकेंडरी, जो कि 4 साल का है, और ये क्लास 9 से लेकर के 12 तक का। इस पॉइंट को अपना दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस काफ़ी हाई है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल आपका 30 मार्क्स है, और आप एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बात करें तो नेक्स्ट है आपका एफएलएन का। एफएलएन का फुल फॉर्म याद रखना है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या है कि क्लास 3 तक, कब तक? क्लास 3 तक, कक्षा 3 तक आपका बच्चों को क्या आना चाहिए? बेसिक रीडिंग और बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ का कैलकुलेशन, प्लस माइनस नेगेटिव, ये सब चीज़, पॉजिटिव, ये सब चीज़ आना चाहिए। ठीक है, कब तक? ग्रेड 3 तक। यहाँ पर ध्यान रखना है, ग्रेड 3 तक। अगर हम लोग बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? क्लास 5 तक। क्लास 5 तक ये एनईपी 2022 में बताया गया है कि कम से कम क्लास 5 तक जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मदर टंग होगा या रीजनल लैंग्वेज होगा। कहाँ तक? ग्रेड 5 तक। तो जो भी चीज़ हाईलाइट किया हुआ है वो आपका इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ परख क्या है, जो एनईपी 2020 के साथ ही आया है, परख को इंक्लूड किया गया है। तो परख आपका है कि एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट करेगा ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये एक नेशनल लेवल का असेसमेंट सेंटर है। परख का फुल फॉर्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 हर एक चीज कवर किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। तो सबसे पहला जो लेवल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा किस चीज में? जब आप जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पर। पहला लेवल है आपका मेमोरी लेवल। इसमें क्या होता है कि रोट लर्निंग, रिकॉलिंग फैक्ट, थॉटलेस टीचिंग। और इसको मेमोरी लेवल टीचिंग को किसने प्रतिपादित किया था? हार्वर्ड के द्वारा इसको प्रोपोनेंट किया गया था। इसमें क्या क्या टर्म आपको याद रखना है कि जो फैक्ट को हम लोग रिकॉलिंग करते हैं, तो क्या है? एक मेमोरी लेवल का टीचिंग है।
कोई भी थॉटलेस टीचिंग है, ये सारा चीज आएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें क्या होता है, बोधगम्य स्तर। इसमें सब्जेक्ट पर पकड़ किया जाता है, सब्जेक्ट पर क्या दिया जाता है, ज्यादा ध्यान जाता है, और फैक्ट के बीच के रिलेशनशिप को समझा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग। और इसको प्रोपोनेंट किसने किया था, मॉरिसन के द्वारा इसको दिया गया था। फिर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल का टीचिंग, जो कि चिंतनशील स्तर है, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये सारे चीज इंक्लूड है। और इसको किसने दिया था, हंट के द्वारा ये दिया गया था। क्लियर है आपको ये तीनों चीज, लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, पहला हम लोग किसकी बात करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब लिया जाता है, तो ये शिक्षण प्रक्रिया के दरमियान लिया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, इसे कब कंडक्ट कराया जाता है, शिक्षण प्रोसेस के दरमियान, जब आप पढ़ा रहे हैं, ताकि क्या आपको फीडबैक मिल सके कि आप क्या क्या सुधार लाए, क्या चीज़ बच्चों को समझ में आया, बच्चों को समझ में नहीं आया। तो लर्निंग को इम्प्रूव करता है क्या, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड याद रखिएगा, ड्यूरिंग, क्या, ड्यूरिंग और फीडबैक। तो फीडबैक कब ले पाएंगे आप, जब आप क्लास में होंगे। ड्यूरिंग कब आएगा, जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे। तो ड्यूरिंग शब्द से आप याद रखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट को। उसी टाइप से होता है आपका समेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको असाइन करना है ग्रेड या सर्टिफिकेशन, तो हम लोग समेटिव एवेल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ग्रेड, फाइनल, इंड, इस टाइप के टर्म को याद रखना है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इसमें क्या समझ में आता है कि जो सीखने में जो भी कठिनाइयाँ आ रही, जो बाधा आ रही है, उसको आप क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉजेज को याद रखिएगा, कारण, कारण से आप डायग्नोस्टिक हो जाएगा आपका। फिर हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग का, कौन कौन सा टीचिंग मैथोडोलॉजी है। सबसे पहला आता है आपका इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड, इंडक्टिव मेथड, जिसे हम लोग आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट, आगमन विधि क्या बात करता है, नोन टू अननोन, ये सब टर्म याद रखिएगा, स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल्स, यानी विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर बढ़ना। ये आता है आपका इंडक्टिव लर्निंग में, और ये बेस्ट होता है प्राइमरी क्लासेस में, ग्रामर को पढ़ाने के लिए, मैथ के नियमों को समझाने के लिए। पहला पॉइंट क्या याद रखना, इंडक्टिव मेथड, नोन टू अननोन, यानी जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट आता है आपका डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये आपका उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें जाएंगे जनरल यानी सामान्य नियमों से हम लोग विशिष्ट उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं इसमें। और ये कहाँ पर बेस्ट होता है, हायर एजुकेशन और सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम क्विकली। फिर आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक मेथड से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। स्टूडेंट लर्न बाय डिस्कवरिंग थिंग्स देमसेल्फ, वो खुद खोज करके, खुद डिस्कवर करके चीजों को सीखता है। अब इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा इसको जो है प्रोपोनेंटेड किया गया था। तो नाम याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक मेथड को, ह्यूरिस्टिक मेथड इज प्रोपोनेंटेड बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये क्या करता है, खोज विधि पर जोर देता है, बच्चे खुद डिस्कवरी करके चीजों को सीखता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी का। इसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है, तीन डोमेन दिया सीखने का। एक है आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है आपका अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या चीज़ है, इसमें आपका थिंकिंग वाला पार्ट रिलेटेड है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, साइंथिसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे टर्म आपको याद रखना है। किससे जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ा हुआ, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग से जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या जुड़ा हुआ, जैसे एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गया, मोटिवेशन हो गया। तो ये रिलेटेड टू क्या है, हार्ट एंड इमोशंस, ये हो जाएगा आपका अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। और ये दिया गया था ब्लूम्स के द्वारा, नाम याद रखिएगा। फिर आता है आपका साइकोमोटर। इसमें आपका कोई चीज़ आप कर रहे हैं, कोई मूर्ति बना रहे हैं आप, कोई पेंटिंग ड्राइंग कर रहे हैं आप, गेम खेल रहे हैं, ये सारा चीज़ आपका साइकोमोटर डोमेन में आएगा। तो एग्जाम्पल आपको वहाँ पर दे दिया जा सकता है केस स्टडी में, और आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग ये है। तो ये सारे टर्म आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ये जो आपका कथन दिया गया था, एडोलसेंस को कहा जाता है इस पीरियड को। एडोलसेंस के पीरियड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम के नाम से जानते हैं।
इसे दिया गया था स्टैनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? स्टैनली हॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर पूछा जा सकता है डिसलेक्सिया जो है ये किस चीज का विकार है? तो ये कोई बच्चा अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसको रीडिंग रीडिंग इनकम्पिटेबिलिटी या रीडिंग डिजेबिलिटी हम लोग कर सकते हैं। डिजेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग। अगर उसको लिखने में दिक्कत होगा राइटिंग, तो उसे हम लोग कहेंगे डिस्ग्राफिया। और अगर उसको कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत आएगी तो उसे हम लोग कहेंगे डिसकैलकुलिया। तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब ये टॉपिक EMRS का डोमेन नॉलेज में दिया हुआ है आपका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोल्ब साइकिल पर आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर आप कोल्ब साइकिल देखेंगे और उसका स्टेजेस की हम लोग बात करेंगे, तो एक एक करके हम लोग सारे को बात करते हैं। पहला स्टेज है आपका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का स्टेज। इसमें क्या होता है? लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू। कोई भी नया चीज सीखना डायरेक्टली। आप कहीं पर घूमने गए हैं और वहाँ के जो क्लाइमेट है उसके बारे में आप सीखे, तो वह आपका क्या हो गया? डायरेक्ट लर्निंग हो गया, डायरेक्ट आप महसूस किए। सेकेंड आता है आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होती है कि जो अनुभव किया उस पर विचार करना। जो भी आप चीज फील किए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो पहला स्टेज आता है फीलिंग का, सेकंड आता है वॉचिंग का, तीसरा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इसमें क्या होती है? अमूर्त अवधारणाएं होती है, उसके आधार पर कोई सिद्धांत या कोई थ्योरी गढ़ देना, जो भी चीज अभी अभी आप फील किए हैं। फिर आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंट, यानी जो भी चीज अभी अभी आप फील किए हैं उसके साथ एक नया थ्योरी आप दे दिए इस नया सिचुएशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो टोटल आपका यहाँ पर 4 स्टेजेस है, और ये 4 स्टेजेस को कोल्ब साइकिल का काफी इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेज का आप क्रम याद रख सकते हैं। सबसे पहला होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, और चौथा होता है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि कब आया था? 2005 वाला के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या बातें किया गया, ध्यान से सुनिएगा। पहला, कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल से बाहर की चीजों को भी बच्चों को बताना है, सो दैट बच्चे क्या स्कूल अपने आप को सिर्फ किताबों में ही सीमित ना रखे, स्कूल में ही सीमित ना रखे, उससे बाहर के जीवन के बारे में भी उसको क्या हो? जानकारी हो। फिर रॉट लर्निंग से मुक्ति, यानी कि रॉट लर्निंग को क्या करना है? बैन करना है। रॉट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक से भी बाहर जाना है, सो दैट बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है, मोर फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटेड बनाना है। कोठर नहीं बनाना है कि एग्जाम में पास करना ही है, एग्जाम में इतना नंबर लाना ही है। आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं उसको। फिर आएगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पिछले बार भी बना था, इस बार भी बन सकता है। पहला है आपका PWD एक्ट, पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट, कब आया? 1995। ये एक्ट कब आया? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल कितने डिजेबिलिटीज को कवर किया गया था? टोटल 7 डिजेबिलिटीज को कवर किया गया था। दूसरा है RPWD एक्ट। ये आपका इसमें कितना डिजेबिलिटीज को कवर किया गया है? 21 डिजेबिलिटीज को कवर किया गया। इसमें एसिड विक्टिम्स हो गया, डॉर्फिज्म हो गया, ये सारे को ऐड किया गया था। फिर आपका है RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें क्या बोला गया आपका? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कौन सा एज तक? 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक का एज ग्रुप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ किस अनुच्छेद में शिक्षा को क्या बताया गया है? फंडामेंटल राइट बताया गया है। तो आर्टिकल 21A में बताया गया, आर्टिकल 21A में बताया गया। तो ये चारों आपका एक्ट से रिलेटेड है। इन चारों एक्ट्स कब आया और क्या क्या बातें हैं इस एक्ट में, ये आपको ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका की लर्निंग थ्योरीज, प्रमुख अधिगम सिद्धांत। सबसे पहला सबसे पहला नाम तो आपको याद रखना है जीन पियागेट का। पियाजे का नाम याद रखना है। इसने कौन सा थ्योरी दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें क्या क्या कीवर्ड था? स्कीमा के बारे में बात किया गया था, एसिमुलेशन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में बात किया गया था। फिर आते हैं लेव वाइगोत्स्की, जिसने क्या दिया था? सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया था। और इसमें किस चीज के बारे में बात किया गया था? एक तो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ये सर्किल जो चीज बच्चा कर सकता है, ये सर्किल जो चीज बच्चा किसी के हेल्प के साथ कर सकता है, और बीच का जो एरिया आता है उसको हम लोग कहते हैं ZPD। फिर आता है स्केप होल्डिंग, किसी बच्चों को आप हेल्प करना, टेम्पोररी हेल्प करना,
सो दैट वो उस पढ़ाई को या उस काम को कर पाए। तो ये दिया गया था लेव वाइगोत्स्की द्वारा। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, जेडपीटी और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और इसके फोल्डिंग यानी कि हेल्प प्रोवाइड करना। फिर आता है कोहलबर्ग, कौन सा थ्योरी दिया था? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। इसमें आपका 3 स्टेज आता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। फिर आपका बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात किया गया था? पुनर्वलन के बारे में, और फिर पुरस्कार और दंड के बारे में बात किया गया था। तो ये सारे थ्योरी जो दिया गया था, इन सारे थ्योरी किसने दिया था? साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको हर हाल में आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी तक होगा भी आपका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव लिया गया भारत सरकार की ओर से किस चीज़ के लिए, ताकि आईसीटी को बहुत बेहतर तरीका से इम्प्लीमेंट किया जाए स्कूल एजुकेशन में। पहला आपका मूक, मूक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। दूसरा आपका स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। थर्ड है आपका दीक्षा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फॉर नॉलेज शेयरिंग, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर आता है आपका ओ ई आर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, मुक्त शैक्षिक संसाधन, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेस जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट साइट्स, गवर्नमेंट साइट्स। और फिर आपका कुछ चैनल्स भी बनाए गए, डीटीएच चैनल वगैरह, जिसके बारे में हम लोग आईसीटी के क्लास में बात किए थे, करंट अफेयर्स में बात किए थे। तो एक बार बता दें कि अभी तक आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया एग्जाम लेने की ओर से। एक तो आपका आईसीटी का नोट्स प्रोवाइड कराया गया है। सेकंड आपका 300 एमसीक्यू, कितना एमसीक्यू? 300 एमसीक्यू, और 100 एमसीक्यू आज शाम तक ऐड हो जाएगा, 200 ऐड हो चुका है, बन रहा है, तो वो सब तैयार हो जाएगा आपको शाम तक। और फिर आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तीनों ही चीज आपको तो कराया जा रहा है ये हमारे एग्जाम को लेकर के। आईसीटी के नोट्स को आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, और आईसीटी के साथ ही ये 300 एमसीक्यू जो कि आपका एजुकेशनल करंट अफेयर्स है, ये आपका मर्ज है। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आईसीटी के नोट्स के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। और बहुत ही मिनिमल प्राइस, जो कि एक टोकन अमाउंट है इन सारी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए।
ठीक है, बैटरी डाउन हो गया था इसलिए जो है आपका ये फिर से एक बार हमको चेक करना पड़ा कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसको अदरवाइज आपको नहीं लेना है। इन सारे चीज़ों को सस्टेन करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, बाकी आप इन चीज़ों को आप यूट्यूब के थ्रू यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया के बारे में, अभी अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है कि हैंडराइटिंग इशू अगर है, राइटिंग रिलेटेड कोई डिजेबिलिटी है, तो उसे हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये आपका न्यू है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। यानी कोई बच्चा अगर स्कूल जूते का फीते बांधने में दिक्कत हो रहा, पेन को पकड़ने में दिक्कत हो रहा, शर्ट में बटन लगाने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। और इसके फोल्डिंग का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंक्लूजन मतलब कि आपका सारे बच्चों को आपको उसमें क्या करना है, शामिल करना है, किसी पर भेदभाव आपको नहीं करना है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल, यानी कौन कौन से ऐसे टूल्स है जो हम लोग असेसमेंट में यूज करते हैं। जैसे कि एक आता है नाम आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है स्टूडेंट का काम का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है एक बच्चा का, कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसको सारे टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से कीवर्ड याद रखना है, कलेक्शन और प्रोग्रेस। फिर आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव नैरेटिव होता है स्पेसिफिक कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या कोई बिहेवियर चाइल्ड का, तो उसे हम लोग कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यानी बच्चा कोई कोई उसका बिहेवियर है, आप देखिए जिसमें उसमें चेंज लाना है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लिए कि ये बच्चा जो है दूसरे बच्चा के साथ जब बात कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, उग्र है कि शांत है। वो शांत है तो बहुत ही शांत है, बच्चों से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना। एक आता है रूब्रिक्स। आता है रूब्रिक्स क्या होता है, एक स्कोरिंग गाइड है जो कि किस चीज़ का एवेल्यूएट करता है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्सेस। ये टर्म आपको याद रखना है, एक स्कोरिंग गाइड है जो क्राइटेरिया क्राइटेरिया जैसे टर्म याद रखना है, स्कोरिंग गाइड हो गया, क्राइटेरिया हो गया, यूजिटी इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, फिर आता है आपका चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होता है कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स टू मार्क एज येस या नो और प्रेजेंट या एब्सेंट। फिर हम लोग चेकलिस्ट का भी यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का सेट क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग येस नो करके टिक करते हैं उसमें। फिर हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, तो पहला आ जाएगा आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं ओरली या रिटन। नॉन वर्बल में क्या होता है, गेस्चर्स हो गया, बॉडी शारीरिक भाषा, आंखों का बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, ये सारा आपका नॉन वर्बल में आ जाएगा। फिर आता है आपका काइनेसिस। काइनेसिस क्या है, काइनेसिस किसे कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन को हम लोग काइनेसिस के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्पेस या डिस्टेंस बिटवीन पीपल व्हाइल टॉकिंग। यानी दो व्यक्तियों के बीच जो दूरी होता है, जब कोई बात करता है तो दोनों व्यक्तियों के बीच एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, उस चीज की स्टडी को हम लोग प्रोक्सीमिक्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज क्या होता है कि कैसे किसी चीज को बताया जाता है, हाउ समथिंग इज सेड, टोन, पिच, वॉल्यूम, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा चीजें हैं जो कि संचार में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, संचार में आपका क्या करता है, बाधा उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या हो जाता है, शब्दों के अलग अलग अर्थ, तकनीकी भाषा या भाषा का अंतर। जैसे आप जाएंगे अरे आप समझ सकते हैं कि जो गांव गांव के जो अपना लैंग्वेज है, वो शहर का जो लैंग्वेज है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, उसी को हम लोग सिमेंटिक बैरियर के नाम से जानते हैं। इसमें एक ही चीज का, एक ही वर्ड का दो अलग अलग मीनिंग निकलता है, जार्गन होता है, और साथ ही साथ इसमें लैंग्वेज डिफरेंस भी देखने को मिलता है। आप अगर चाइना चले जाएंगे तो वहाँ का लैंग्वेज अलग हो जाएगा, इंडिया का लैंग्वेज अलग है। तो ये सारा आ जाएगा आपका सिमेंटिक बैरियर में। फिर आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और बच्चा उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा। यानी लैक ऑफ अटेंशन, पुअर रिटेंशन। आप कुछ पढ़ाए और बच्चा उसको दिमाग में रख नहीं पाया, तो इसके पीछे का एक रीजन होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर, कि उसको समझ में नहीं आया कि आप जो भी कम्युनिकेट किया उस चीज़ को। प्रीमेच्योर एवेल्यूएशन और इमोशंस। इमोशंस भी इसमें शामिल होगा, किसमें, साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर बच्चा आपसे डर रहा है तो आप कुछ भी पढ़ा लें उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर आता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, इसमें जो नॉइज हो गया, डिस्टेंस हो गया, और मीडियम में कोई डिफेक्ट है, जैसे ये सब फिजिकल बैरियर में आ जाएगा। जैसे अभी क्लास कराते कराते बीच में
पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो गया था, क्योंकि आपका बैटरी खत्म हो गया था, तो वो एक फिजिकल बैरियर में काउंट हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बैरियर है। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ डिजिटल इनिशिएटिव है टीचर्स के लिए। तो सबसे पहला आता है आपका निष्ठा। क्या आता है, निष्ठा। ये निष्ठा जो क्या है, ये टीचर्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। निष्ठा, निष्ठा स्कीम, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा, जब टीचर का होलिस्टिक डेवलपमेंट पहले से हुआ रखेगा तब। अब टीचर ही इमोशनली स्टेबल नहीं है, उसी को बच्चों जैसा संभालना पड़ रहा है, तो दिक्कत है ना। ऐसा बहुत सारे स्कूल में आपको देखने को मिलेगा। तो निष्ठा प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को क्या क्या मैनेज किया गया है। फिर एक आता है आपका दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म। यानी ज्ञान साझा करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म, जो कि पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। फिर एक आता आपका प्रज्ञता। ये गाइडलाइंस है डिजिटल एजुकेशन पर, जिसमें स्क्रीन टाइम पर एक लिमिट तय किया गया कि हाँ, स्क्रीन टाइम इतना होना चाहिए, यानी कि आप मोबाइल कितना देर देख रहे हैं। फिर आता है आपका मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है, ये इनिशिएटिव है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, और ये आपका स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ पर फोकस करना। अब हम लोग बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। अब कौन कौन इस थ्योरी को दिया है, इस दोनों थ्योरी का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला आपको है यहाँ पर की प्रोपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट, जॉन डेवी के द्वारा दिया गया आपका। फिर आपका दिया गया मारिया मोंटेसरी के द्वारा, मोंटेसरी के द्वारा। जॉन डेवी क्या बताया, लर्निंग बाय डूइंग। क्या बताया, लर्निंग बाय डूइंग। और मोंटेसरी क्या बताया कि चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड स्पेशलाइज्ड टूल्स। प्ले वे मेथड का इसलिए हम लोग यूज करते हैं, गेम के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। फिर आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन, जो कि आपके एसोसिएटेड है क्रिएटिविटी से। ठीक है, थिंकिंग इन मैनी डायरेक्शन, जब एक ही प्रॉब्लम का आप बहुत सारे सॉल्यूशन सोच पाएंगे तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। फिर एक आता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, और ये एक करेक्ट आंसर, थिंकिंग टुवर्ड्स वन करेक्ट आंसर, यानी एक ही चीज से आपका एक ही चीज इसका सॉल्यूशन होता है। फिर एक आता है आपका गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक, जिसका आईक्यू लगभग लगभग एबव होता है, कितना, 140 के एबव होता है। अब हम लोग बात करेंगे असेसमेंट टूल का, जिसमें आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इससे पहले भी एक बार बात की, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। एक कब होता है, जब आप क्लास करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कराते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर से आपको याद रखना है फ्यूचर इंप्रूवमेंट, यानी सुधार के लिए ये असेसमेंट आपका कराया जाता है। सेकंड आपका आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, ऑफ यानी कि समेटिव, यानी कि आप जब बच्चे का क्लास करवा लिए, फिर आप उसको ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। फिर असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट। एज मतलब एज आई सी, स्व मूल्यांकन, खुद जब मूल्यांकन करता है। फिर एक आता है असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि पुट्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी, गतिविधि के दरमियान जो असेसमेंट किया जाता है उसे हम लोग असेसमेंट इन लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो ये सारे टर्म याद रखिएगा, टर्म आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब माइक्रो टीचिंग एंड एक्शन रिसर्च से संबंधित इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ से आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन। तो माइक्रो टीचिंग का टोटल टाइम कितना होता है, 36 मिनट, 36 मिनट होता है। अगर आपका स्टेप्स देखेंगे, टोटल 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप पढ़ाने का होता है, टीच, जिसमें हम लोग 6 मिनट का समय देते हैं। सेकंड आपका फीडबैक होता है, जिसमें हम लोग 6 मिनट का समय देते हैं। फिर रीप्लान का स्टेज होता है, जिसमें हम लोग 12 मिनट का समय देते हैं। फिर रीटीच का होता है, जिसमें 6 मिनट, और फिर री फीडबैक का 6 मिनट। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से भी, टाइम मिनट टोटल टाइम माइक्रो टीचिंग का क्या होता है। इसको आप अपने हिसाब से भी एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा, कि बहुत सारे किताबों में ये वेरी होता है। सेल्फ चेक, खुद से भी चेक कीजिएगा इसको, कि माइक्रो टीचिंग का ये टाइम लाइन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ रहता है ये। फिर हम लोग बात करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान। इसका पर्पज क्या है, टू सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। क्लासरूम में इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आया है, जैसे कोई बच्चा डेली लेट आ रहा है, कोई बच्चा क्लास में बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है आपको, फालतू फालतू की बातें कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। अब इसका एक साइकिल है, जिसको याद रखना है PAOR नाम से। पहले उसके लिए आप प्लान करेंगे, ऐसा ना कि बच्चा को आप डांट देंगे, पहले प्लान करेंगे, फिर उस चीज़ पर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट यानी कि फिर चिंतन करेंगे।
तो ये चारों आपका साइकिल आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एजुकेशनल कमीशन, शिक्षा आयोग, जो कि आज़ादी के बाद क्रिएट हुआ है और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को फ्रेम किया है। सबसे पहला आता है आपका मुदलियर कमीशन, जो कि कब आया ये इम्पोर्टेंट है। कब आया? 1952 से 53 के बीच में आया था। और इसमें फोकस किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन पर, यानी कि माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। फिर आया था आपका कोठारी कमीशन, जो कि आया था 1964 से 66 के बीच में, और इसने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किस कमीशन के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका कोठारी कमीशन के द्वारा। फिर आया था आपका जसपाल कमेटी, जो कि 1992 से 93 के बीच में आया था, और ये बताया था लर्निंग विदाउट वर्डन, यानी कि बोझ के बिना शिक्षा। और इसने ही बताया था कि स्कूल का बैग का वजन को है जो है कम करना। तो जसपाल कमेटी, कोठारी कमीशन और मुदलियर कमीशन, कुछ ने क्या कहा और कब कमीशन आया था, ये आपको ध्यान रखना। फिर आपका एनईपी 1986 आया था। उसने क्या किया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया था। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका किस कमीशन के तहत या किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो एनईपी 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की शुरुआत भी इसी टाइमलाइन में हुआ था आपका। अब हम लोग बात करेंगे कि एक टीचर का क्या रोल होता है क्लासरूम में। क्लासरूम में एक टीचर अलग अलग रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला रोल होता है फैसिलिटेटर का, जिसमें शिक्षक क्या करता है? एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है, बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये आपका मॉडर्न रोल है टीचर का, जो कि एनसीएफ 2005 में बताया गया था, यानी सुविधादाता। और ये क्या करता है? स्टूडेंट को हेल्प करता है नॉलेज क्रिएट करने में। फिर आता है फिर टीचर एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर काम करता है। अगर टीचर में लीडरशिप नहीं होगा तो क्या बच्चों में लीडरशिप देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। तो ये टीचर एक लीडर होना चाहिए। फिर आता है एम्पैथी, यानी कि एम्पैथी यानी कि सहानुभूति। फीलिंग व्हाट द स्टूडेंट फील, पहले तो स्टूडेंट क्या फील कर रहा है ये टीचर को फील करना होगा, तब जाके वो स्टूडेंट से बेटर डील कर पाएगा। फिर सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, फीलिंग पिटी या सॉरो फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए दया और दुख, खुशी, ये सारे महसूस होना चाहिए एक टीचर के अंदर भी। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट रो रहा है तो टीचर खुश हो रहा है कि वाह आज तो ये रो रहे हैं। बहुत टीचर ऐसे होता है जो घर का गुस्सा स्कूल में जाके निकलता है, बच्चों को पिटता है। तो ये सारे टीचर को बैन कर देना चाहिए और निकाल देना चाहिए जो भी स्कूल में है। फिर हम लोग बात करेंगे आरटीए एक्ट 2009 के बारे में। आरटीए एक्ट 2009 में क्या बताया कि शिक्षक के लिए न्यूनतम कितने घंटा आपका शिक्षण कार्य करना चाहिए? तो 45 घंटा पर वीक। एक सप्ताह में कितना घंटा पढ़ाना चाहिए शिक्षक को या स्कूली कामकाज करना चाहिए? 45 आवर्स पर वीक। अगर हम लोग स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो प्राइमरी में एक टीचर होगा 30 स्टूडेंट पर। अपर प्राइमरी में क्या होगा? 6 to 8 में एक टीचर होगा 35 स्टूडेंट पर। डिजेबिलिटी राइट्स में जो टर्म पहले विकलांग टर्म था उसको रिप्लेस कर दिया गया किस चीज में? दिव्यांग में। और दिव्यांग का मतलब होता है डिवाइन बॉडी। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग टॉपिक पर। तो मोटिवेशन का पहला प्रकार जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। क्या? आंतरिक प्रेरणा। जब आप कोई चीज खुद बिना मोटिवेशन का करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे अभी आपको तैयारी करना है तो इसके लिए मोटिवेशन क्या है? ये हमारा का एग्जाम है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और अगर आप बिना कोई एग्जाम का पढ़ते आए हैं तो वो आपका था इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इंटरेस्ट अगर है आपको उस चीज में अगर आपको आनंद आता है तो ही आप कर पाएंगे। फिर आपका आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप किसी रिवार्ड के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम निकल जाएगा तो आप टीचर बन जाएंगे, तो यहाँ रिवार्ड शामिल है, मार्क्स शामिल है। तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर आता है मास्लो का हायरार्की। इसमें 5 स्टेज का एक पिरामिड होता है, और बताया गया है कि हर एक स्टेज में पहुंचने के लिए नीचे वाला स्टेज पूरा होगा तो ही जा पाएगा। जैसे अगर आपका पेट भरा हुआ होगा तो ही आप पढ़ सकते हैं, अगर आप भूखा है तो आप पढ़ नहीं सकते। यानी आप पहला स्टेज को पार कीजिएगा, लोअर लेवल को पार कीजिएगा तो ही आप हायर लेवल की ओर जा पाएंगे। यानी लोअर नीड्स आपका पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। फूड सेफ्टी, आपको रहने के लिए घर होना चाहिए, आपका खाना टाइमली मिलना चाहिए, तो ही ना बाकी चीज़ें सोच सकते हैं। और यही चीज़ आपका मिसमैच रहेगा तो बाकी चीज़ आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वर्ड को याद रखना। अब मॉस्लो का जो हायरार्की है, ऑर्डर है, उसमें टोटल आपका 5 है। कितना है? 5। तो सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहला को हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल में आपको फूड चाहिए होता है, रहने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो जैसे ही आपका फूड वाटर मिल जाता है तो फिर आपको क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, तो यानी कि सेफ्टी चाहिए होता है।
फिर जब सेफ्टी मिल जाए, घर बन गया, तो फिर आपको क्या चाहिए होता है? फ्रेंड्स चाहिए होता है, फैमिली चाहिए होता है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है आपका चौथा स्टेज, जिसमें ये सारी चीज मिल जाने के बाद आपको चाहिए होता है सम्मान, रेस्पेक्ट। तो वो आता है आपका स्टीम। फिर आप जब आपको सम्मान भी मिल गया, रेस्पेक्ट भी मिल गया, तब आपको क्या चाहिए? तब आपको चाहिए होता है आत्मसिद्धि। ये हाईएस्ट लेवल है। तो हायर मोस्लस मॉस्लोस ऑर्डर में हाईएस्ट लेवल क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लोएस्ट लेवल क्या है? साइकोलॉजिकल नीड। और बाकी चीजें को आपको याद रखना। तो हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंसी थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहला थ्योरी जो याद रखना है कि हार्वर्ड गार्डन के द्वारा क्या दिया गया था? मल्टीपल इंटेलिजेंसी का थ्योरी दिया गया था। और इसमें टोटल 8 प्रकार बताया गया था। सबसे पहला आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में बच्चा का जो शब्दावली होता है, जो भाषा पर पकड़ होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। वो खुद जैसे पोएट हो गया, राइटर हो गया, लॉयर हो गया, ये सारे में क्या होता है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होता है। फिर आता है आपका स्पाटियल इंटेलिजेंसी। ये क्या होता है? इमेजेस, स्पेसेस, विजुअल्स में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। जैसे पायलट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, पेंटर हो गया। फिर बॉडीली एस्थेटिक आता है। ये क्या होता है? बॉडीली काइनेस्थेटिक, सॉरी। ये बॉडी मूवमेंट पर अच्छे होती है। जैसे कि एथलीट हो गया, डांसर हो गया, तो उसमें कौन सा इंटेलिजेंसी पाया जाएगा? बॉडीली काइनेस्थेटिक पाया जाएगा। फिर एक आता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। ये दूसरे की भावनाओं को बहुत ही बढ़िया से समझ सकता है। आपको कंप्लेन होगा, बहुत कोई को कंप्लेन होता है कि तुम मेरा भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी है ही नहीं, तो वो कैसे समझ पाएगा दूसरे की भावनाओं को? तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? टीचर होता है। एक टीचर को समझ में आता है कि बच्चा को क्या चाहिए। एक पॉलिटिशियन को समझ में आता है कि जनता से क्या डिमांड करना है, जनता से क्या वादा करना है, और फिर उस वादा को खिलाफी कर देना है। फिर एक सेल्समैन को पता है कि कैसे चीज़ों को बेचना है। फिर आपका आता है इंट्रा पर्सनल। तो एक होता है इंटर, इसमें टर्म पर ध्यान दीजिएगा, ये इंटर है। और दूसरा है आपका इंट्रा। क्या है? इंट्रा। तो इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल। इसमें इंट्रा पर्सनल क्या होता है? वो खुद की भावना को समझ पाता है बढ़िया से। अब बहुत कोई ऐसा भी होता है जो खुद की भावना को नहीं समझ पाता है। तो इसका मतलब है कि उसके पास इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है। अब खुद की भावना को जो बेहतर समझ पाता है कौन लोग? जैसे कि फिलोसोफर हो गया, संत हो गया, गुरु हो गया। ये लोग खुद की भावनाओं को बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आईक्यू के ऊपर, इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट। अब आईक्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम लोग रियल एज कहते हैं, इंटू 100। अब ये किसके द्वारा दिया गया था? विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। उसको रिवाइज किया गया था टर्मैन के द्वारा। तो ये दोनों नाम और ये फॉर्मूला आपको याद रखना। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ चाइल्ड सेफ्टी एक्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। तो पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जेंडर न्यूट्रल एक्ट, रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी। इसमें अगर कोई कोई बच्चा नहीं, सॉरी, कोई व्यक्ति, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो क्या करता है? किसी बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है, तो इसको रिपोर्ट करना बनता है। और इस पर बहुत सारे सजा वगैरह भी है। आप डिटेल वाला क्लास कराते हैं तो वहां पर आपको समझ में आता है ये सब चीज, बट अभी आपके एग्जाम कल है तो डिटेल तो कराना पॉसिबल नहीं। अब ये आया था कब? 2012 में। फिर आता है एक जुवेनियल जस्टिस एक्ट, जो कि 2015 में आया था। इसमें बोला गया था कि केयर फॉर चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर, यानी कानून के साथ संघर्षरत बच्चे और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मम्मी पापा डाइवोर्स ले रहा है, तो उस केस में उस बच्चा का मनोस्थिति आप सोच सकते हैं ना। तो उसके लिए ये एक्ट है। कोई बच्चा कुछ क्राइम कर दिया, फिर वो जेल में है, या जुवेनियल जेल जो होता है, तो वहाँ पर बच्चों को केयर करना है। ऐसा ना कि वहाँ पर उसको उस पर अत्याचार करना है। उसको मुख्य धारा में जोड़ना है समाज का। फिर आता है आपका कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये इसको बैन कर दिया गया है। ये आरटी एक्ट 2009 जो आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें बैन है। यानी कि अब आप बच्चों को पीट नहीं सकते, बच्चों को आप फिजिकल हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट आप नहीं कर सकते। यानी कि दो चीज आप नहीं कर सकते, एक तो आप फिजिकल हैरेसमेंट नहीं कर सकते बच्चों का, और बच्चों का मानसिक प्रताड़ना भी नहीं कर सकते कि आप डांट दे रहे हैं बच्चों को कि तुम कल होमवर्क नहीं करके आएगा तो तुमको मुर्गा बनाएंगे। ये सब चीज आपको याद होगा। तो ये सब अब क्या हो जाएगा? बैन हो गया। ये सब क्या हो गया? बैन हो गया। फिर आता है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन, जो कि ये यार गलत है, ये हेल्पलाइन का नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर है, ठीक, ये नंबर है, यार नहीं है। इमरजेंसी फ़ोन नंबर फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, कोई बच्चा अगर फंसे हुए है तो उसके लिए इमरजेंसी फ़ोन नंबर है ये 1098।
अब इतना टॉपिक आपको करा दिए, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करा देंगे, जितना भी चीज़ आप किए उसका फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे। ये टॉपिक जो अभी तक आप सुन रहे हैं उसका और एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में बात किए थे, एनईपी 2020 के बारे में बात किए गए थे, जो कि 10+2 का जो सिस्टम था उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 के स्टेज में आया था। इसमें क्या क्या था, एक था, पहला था फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा था आपका प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का, प्री स्कूल से लेकर के क्लास 2 तक का। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का, क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का। मिडिल स्टेज जो था 3 साल का, जो कि था क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का। सेकेंडरी स्टेज जो कि था 4 साल का, क्लास 9 से लेकर के 12 तक का। फिर अगर हम लोग बात करें एफएलएन का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये क्या है, एबिलिटी टू रीड बेसिक टेक्स्ट और बेसिक मैथमेटिक्स बाय द ग्रेड 3। ये इंपॉर्टेंट है कि एफएलएन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको किस ग्रेड तक अचीव कर लेना है, तो उसको ग्रेड 3 तक अचीव कर लेना है। ग्रेड 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, और परख क्या है, एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर है। अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ टीचिंग का, तो इसमें आता है मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रेफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। कौन दिया था, मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग वाला मॉरिसन के द्वारा, रेफ्लेक्टिव वाला हंट के द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे फॉर्मुलेटिव फॉर्मूल इवेल्युएशन सिस्टम, जिसमें हम लोग टाइमिंग के आधार पर और कंफ्यूजिंग टर्म्स दोनों चीज़ों के लिए आपका इस स्लाइड में बना दिया है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, रचनात्मक होती है, ऑक्यूर्स ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दरमियान ये आपको कराए होता है। जिस असेसमेंट को हम लोग कराते हैं उसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसमें फीडबैक हम लोग प्राप्त करते हैं और सुधार के लिए किया जाता है। फिर आता है समेटिव असेसमेंट, ये इंड यानी कि कोर्स खत्म होने के बाद आप कराते हैं और ग्रेड असाइन ग्रेड देते हैं। फिर एक होता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, इसमें लर्निंग गैप को फाइंड करने के लिए हम लोग कराते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, सुधार के लिए होता है, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट शामिल होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका समेटिव होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग ये आपका सेल्फ असेसमेंट होता है, स्वयं के रूप में, खुद के रूप में। फिर अगर हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ टीचिंग का, तो इंडक्टिव मेथड देखिए, जिसमें प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट होता है और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं हम लोग। डिडक्टिव मेथड में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, मैथ और हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट फिट है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, इसमें स्टूडेंट खुद खोज करके सीखता है, और इसको प्रोपाउंडेड किया गया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज की अगर हम लोग बात करें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि आपका डोमेन्स ऑफ लर्निंग, इसमें क्या क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या क्या बात किया गया था, कॉग्निटिव डोमेन जिसमें थिंकिंग वाला पार्ट आता है, अफेक्टिव डोमेन जिसमें इमोशनल वाला पार्ट आता है, साइकोमोटर जिसमें जो आ, यानी कि हैंड स्किल्स डूइंग आता है। फिर हम लोग बात किए थे कोल्ब्स का एक्सपीरियंशियल साइकिल, इसमें आपका क्या था, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जिसमें फीलिंग और डूइंग वाला पार्ट आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कि साइकोलॉजिस्ट में आपका जीन पियाजे का नाम याद रखना है, वाइगोत्स्की का नाम याद रखना है, गार्डनर का नाम याद रखना है। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, वाइगोत्स्की द्वारा सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया गया था, जिसमें ZPD इसका फोल्डिंग आपका शामिल है। कम्युनिकेशन में हम लोग बात किए थे वर्बल कम्युनिकेशन, क्या बात किए थे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में कौन कौन सा बैरियर है, जैसे कि सिमेंटिक बैरियर, जिसे हम लोग भाषाई बाधा यानी लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, और फिर फिजिकल बैरियर जैसे कि नॉइज हो गया, डिस्टेंस हो गया। फिर अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करें जो कि एक्ट, कमीशन और स्कीम से रिलेटेड है, पहला है आपका RTA एक्ट 2009, इसने क्या बताया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एज ग्रुप 6 से लेकर के 14 तक। RPWD एक्ट 2016, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज, इसमें 21 डिजेबिलिटीज शामिल है, कितना, 21। पॉस्को एक्ट 2012, ये क्या बात किया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। कमीशन की बात करें तो कोठारी कमीशन, जसपाल कमेटी और एनसीएफ 2005। कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 से लेकर के 66। क्या चीज़ का रिकमेंड किया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। जसपाल कमेटी 1992 में, और ये बोझ के बिना शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। और 2005 क्या बोला कि रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है, बैन करना है। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, स्वयं जो क्या करता है, ऑनलाइन कोर्सेज करवाता है। दीक्षा क्या है, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म है। निष्ठा क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
डिजेबिलिटी से संबंधित डिसलेक्सिया यानी जिसको रीडिंग डिजेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया जिसको राइटिंग डिजेबिलिटी है, डिसकैलकुलिया जिसको मैथ डिजेबिलिटी है, और डिसप्रेक्सिया जिसको मोटर कोऑर्डिनेशन में डिजेबिलिटी है, यानी उसको कोई चीज पकड़ने में दिक्कत होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक खुशी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी पुरस्कार। आईक्यू का फॉर्मूला हम लोग बात किए कि आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। अब आपका एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा। पेडागोगी ट्रिक में क्या है कि जो बच्चों को लेकर के नेगेटिव है उसका आंसर हमेशा गलत होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो बच्चों को लेकर के नेगेटिव बात किया जा रहा है जिस क्वेश्चन में, जिस केस स्टडीज में, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ ध्यान रखिएगा कि वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, और ये सब चीज़ें को याद रखना, ठीक। अब कल आपको बताए थे कि कैसे आपको करना है, अगर आपको फिर एक बार बता देते हैं, क्योंकि अब एक और वीडियो आएगा, वो आपका कौन वाला, करंट अफेयर्स का 100 MCQ वाला। अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं तो वो आपके एप्लीकेशन में डाल देंगे, बट हम मैक्सिमम चांस करेंगे कि वीडियो बन जाए। वीडियो बन जाएगा, शाम तक आएगा। अब हम लोग अगर बात करें तो आपको कैसे डील करना है, जो 4 ऑप्शन आपको दिखता है ABCD। पहला तो आपको एलिमिनेशन करना है कि इन चारों में से अगर आपको आंसर नहीं पता तब ये सब आपको अप्लाई करना है। ABCD है, अब आपको आंसर नहीं पता है, बट आप ये जान पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। तो अब आप इस B और D पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रिस्क लेना है, अगर आप चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि ABCD है, ठीक है, ABCD, अब इसमें से आप छांट दिए, इसमें से कोई दो को आप छांट दिए। जैसे मान लेते हैं कि दो को छांट दिए कि बी और डी नहीं होगा, तो आंसर क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। तो इन दोनों में से आपको ए पर मार्क नहीं करना है, आपको किस पर मार्क करना है, सी पर मार्क करना है, जिसकी चांसेस ज्यादा हो जाएगा ठीक होने। फिर अगर हम लोग बात करें, 4 ऑप्शन है A B C D। अब इसमें से आप एक चीज मार्क कर लिए कि ए और सी तो नहीं होगा, बट बी और डी हो सकता है। अब इस बी और डी में आप किसको मार्क कीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि बी और डी में किसको मार्क कीजिएगा, तो बी और डी में आप बी को मार्क कीजिएगा, डी को मत मार्क कीजिएगा, तो यहाँ चांसेस आपका बढ़ जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लेते हैं ABCD है, अब इसमें आप एलिमिनेट किए हैं, और एलिमिनेट करके आप ये आपको समझ में आ गया कि ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक होगा, तब आप किसको मार्क कीजिएगा, तब आप किसी एक को मार्क कीजिएगा बी और सी में से, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक, इसी के साथ जाना है आपको। और कल के वीडियो में हम लोग बताए थे कि कैसे कैसे आपको करना है। अगर चाहते हैं कि उस वीडियो को मैं अलग से वीडियो बना दें कि MCQ के लिए क्या क्या ट्रिक आप अपना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि हाँ सर बना दीजिए, तो हम उस वीडियो को वहाँ से काट करके फिर हम लोग यहाँ पर आपके लिए अलग से उसको कर देंगे, ताकि आप उस चीज़ को बार बार देख कर समझ पाए आप। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही पीडीएफ को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं पूरा पीडीएफ को। और एक्सेस करने के लिए आपको कहाँ, एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और जो आईसीटी का कोर्स है, आईसीटी के कोर्स में उसको डाल दिया गया है। पहला तो चीज़ आईसीटी के कोर्स में डाल दिया गया है, साथ ही साथ इसके लिए अलग से पीडीएफ के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो आपका आईसीटी के कोर्स में इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक, आईसीटी के कोर्स में मर्ज कर दिया गया। सेकंड, इसको अलग से सिंगल सिंगल एक पीडीएफ जो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का, सिंगल टी है टीचिंग एप्टीट्यूड का, आपको असाइनमेंट सेक्शन दिखेगा एप्लीकेशन में, असाइनमेंट सेक्शन, असाइनमेंट असाइनमेंट सेक्शन एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक मिनिमल अमाउंट रखा गया है, आप आराम से